वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार की नदियां। दोस्तों, इस वीडियो से आपके किसी भी एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो यह जो है गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले से प्रवेश करती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बहते हुए बक्सर जिले के चौसा के पास बिहार में प्रवेश करती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो अनुमानित लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है, जो राज्य की किसी भी नदी का सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है? दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो उस नदी का नाम है सोन नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है और दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है। बाकी सभी नदियां उत्तर बिहार की है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात है, जिसके कारण इसे बिहार का शौक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि घाघरा यानी सरयू नदी बिहार के किस जिले में गंगा में से मिलती है? दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरयू नदी के बारे में। तो यह बिहार में सारण जिले में मिलता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि घाघरा नदी, जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू भी कहा जाता है, सारण जिले में छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यहाँ सोन नदी की बात कही जा रही है। हमने आपको बताया कि अमरकंटक की पहाड़ी में सोन नदी का उद्गम स्थल है। इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, फल्गु नदी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ फल्गु नदी की बात कही जा रही है। यह पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गया शहर फल्गु नदी के तट पर स्थित है और हिंदू धर्म में यह स्थान पूर्वजों के पिंडदान के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है? तो वह नदी का नाम है दोस्तों गंडक और कर्मनाशा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंडक नदी पश्चिम चंपारण और कर्मनाशा नदी कैमूर बक्सर में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। हमारा अगला प्रश्न है, बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? यहाँ बूढ़ी गंडक नदी के बारे में बोला गया है। तो यह जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बूढ़ी गंडक नदी गंडक के समानांतर बहती है और इसका उद्गम पश्चिम चंपारण जिले की सोमेश्वर पहाड़ी से होता है। यह बिहार में ही उत्पन्न होने वाली उत्तर बिहार की एक प्रमुख नदी है। हमारा अगला प्रश्न है कि पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? यहाँ पुनपुन नदी की बात कही जा रही है। तो यह बिहार में फतुहा में मिलता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दक्षिण बिहार की एक प्रमुख पुनपुन पटना के पास फतुहा में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के गया शहर में निर्मित भारत के सबसे लंबे रबड़ डैम गयाजी डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह किया गया है फल्गु नदी पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फल्गु नदी में पानी की कमी को दूर करने और पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए गयाजी डैम का निर्माण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि कमला नदी किस स्थान से बिहार में प्रवेश करती है? यहाँ कमला नदी की बात कही जा रही है। तो यह मधुबनी से प्रवेश करती है बिहार में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कमला नदी नेपाल से निकलती है और बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर में प्रवेश करती है। हमारा अगला प्रश्न है
कि कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है। यहाँ कोसी नदी की बात कही जा रही है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो कोसी नदी जो है गंगा में मिलती है कहाँ पर, तो यह मिलती है कुर्सेला यानी कटिहार के पास में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोसी नदी कटिहार जिले में के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है। तो हिमालय से उत्पन्न कौन सी नदी नहीं है, ये आपको पूछा गया है। तो यह पुनपुन नदी है। बाकी बागमती, महानंदा और कमला ये सभी हिमालय से उत्पन्न होती है। और यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, पुनपुन नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बाकी सभी नदियां हिमालय मूल की है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बिहार का मुजफ्फरपुर शहर जो है यह बूढ़ी गंडक के पास बसा हुआ है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, मुजफ्फरपुर शहर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नगर में किस नदी से पानी आता है। यहाँ त्रिवेणी नगर की बात कही जा रही है, तो उस नदी का नाम है गंडक। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि त्रिवेणी नगर पश्चिम चंपारण में गंडक नदी से निकाली गई एक प्रमुख सिंचाई नहर है। हमारा अगला प्रश्न है, फल्गु नदी का निर्माण किन दो धाराओं के मिलने से होता है। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो फल्गु नदी का निर्माण जो होता है वह दो धाराएं हैं लीलाजन और मोहना, इन दोनों के धाराओं के निर्माण से फल्गु नदी का निर्माण होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, लीलाजन यानी निरंजना और मोहना नदियों की संयुक्त धारा को ही गया के पास से फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। तो उस नदी का नाम है महानंदा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महानंदा नदी बिहार के पूर्वी हिस्से में बहती है और किशनगंज व कटिहार जिलों में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अजय नदी बिहार के किस जिले से निकलती है। तो अजय नदी जो है बिहार के जमुई जिले से निकलती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अजय नदी दक्षिण बिहार की एक छोटी नदी है जो जमुई जिले से निकलकर झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। हमारा अगला प्रश्न है कि सोन नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष किया गया था, जो बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से एक है। तो उस का निर्माण जो किया गया था 1874 में किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा 1874 में सोन नहर प्रणाली का निर्माण किया गया था जो दक्षिण पश्चिम बिहार के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है कि बागमती नदी अंततः किस नदी में मिलती है। तो बागमती नदी की बात कही जा रही है, तो यह अंततः मिलती है कोसी नदी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बागमती नदी कई धाराओं के बटकर अंततः बदलाघाट के पास कोसी नदी में मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनती है। यहाँ 7 धाराओं से कौन सी नदी मिलकर बनती है यह पूछा गया है, तो यह कोसी नदी है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नेपाल में कोसी नदी 7 प्रमुख धाराओं इंद्रावती, सुन कोसी, तावा कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण और तमोर के संगम से बनती है, इसीलिए इसे सप्त कोसी भी कहा जाता है। दोस्तों ये सारे के सारे नाम आपको भी याद रखने हैं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी अपवित्र या अशुभ मानी जाती है। तो दोस्तों यह नदी का नाम है कर्मनाशा यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कर्मनाशा नदी के नाम पर का शाब्दिक अर्थ है कि कर्मों का नाश करने वाली। लोक मान्यताओं के अनुसार इस नदी को छूने से अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं, यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है क्यूल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यहाँ क्यूल नदी की बात कही जा रही है, तो इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, गिरिडीह, झारखंड। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह के पास से निकलती है और बिहार के लखीसराय जिले में गंगा में मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में उत्तर दिशा में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है।
तो उस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार की सीमा के भीतर उत्तर बिहार की नदियों में बूढ़ी गंडक की लंबाई सबसे अधिक 320 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना शहर के पास गंगा नदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम है गंडक नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंडक नदी सोनपुर यानी पहलेजा घाट के पास, जो पटना के ठीक विपरीत है, गंगा में मिलती है। सोन और पुनपुन दक्षिण से मिलती है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी समूह अधवारा समूह की नदियों के रूप में जाना जाता है? उस नदी का नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी बागमती की सहायक नदियां हैं ये। हमारा अगला इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, अधवारा समूह छोटी नदियों और धाराओं का एक नेटवर्क है जो बागमती नदी प्रणाली का हिस्सा और सीतामढ़ी व दरभंगा क्षेत्रों में बहती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के राजगीर की पहाड़ियों से कौन सी छोटी नदी निकलती है? तो उस नदी का नाम है पंचाने यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पंचाने नदी कई धाराओं का संगम है जो राजगीर की पहाड़ियों के आसपास से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोसी परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो कोसी परियोजना जो है यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोसी परियोजना का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रक सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और भूमि संरक्षण, और यह भारत और नेपाल की एक संयुक्त पहल है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो उस जिले का नाम है पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा नदी पटना जिले में सबसे लंबी दूरी 99 किलोमीटर तय करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि सोन नदी पटना के पास किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो यह है मनेर के पास मिलती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोन नदी पटना के पश्चिम में मनेर के पास गंगा नदी में मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महानंदा नदी की बात कही जा रही है तो इसका उद्गम स्थल दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ है यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले की महाल्दीराम पहाड़ियों से निकलती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नदियों के प्रवाह की दिशा समानता किस ओर है? तो बिहार में नदियों की प्रवाह की दिशा समानता जो है यह पश्चिम से पूरब की ओर है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार का समान ढलान पश्चिम से पूरब की ओर है, इसीलिए अधिकांश नदियां गंगा सहित इसी दिशा में बहती है। हालांकि दक्षिण की नदियां पहले उत्तर की ओर बहती है फिर पूरब की ओर मुड़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर बिहार की नदियां बाढ़ के लिए क्यों जानी जाती है? यहाँ उत्तर बिहार की नदियां के बारे में बोला जा रहा है। तो यह है धीमी गति और कम ढलान के कारण हिमालय से भारी मात्रा में पानी और सिल्ट लाना, नदियों में बाधा की कमी, ये सभी के कारण ऐसा होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय से निकलती है जिससे वे अपने साथ साथ भारी मात्रा में पानी, गाद, सिल्ट लाती है। मैदानी इलाकों में ढलान कम होने से पानी फैल जाता है जिससे विनाशकारी बाढ़ आती है। हमारा अगला प्रश्न है कि सकरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यहाँ सकरी नदी की बात कही जा रही है तो यह होता है छोटा नागपुर पठार का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सकरी नदी झारखंड के हजारीबाग पठार, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। तो उस नदी का नाम है गंडक नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंडक नदी को नेपाल के मैदानी इलाकों में नारायणी या सप्तगंडकी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला गंगा नदी का तट पर स्थित नहीं है? तो उस जिला का नाम है मधुबनी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुंगेर, बेगूसराय और समस्तीपुर जिले गंगा नदी के तट पर स्थित है जबकि मधुबनी जो है उत्तर में कमला नदी जैसी नदियों में से घिरा हुआ है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर फल्गु नदी के किनारे स्थित है? तो वह शहर है गया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गया शहर फल्गु नदी के किनारे स्थित है जिसे निरंजना नदी के नाम से
भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में ताल या टाल क्षेत्र का निर्माण किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ के पानी का ठहराव से, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि टाल क्षेत्र गंगा के दक्षिण तट के समानांतर एक निम्न भूमि है जहां बरसात के मौसम में पानी जमा हो जाता है जिससे यह दलदली हो जाता है। यह दलदली की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह आपको दलहन की खेती के लिए यह प्रसिद्ध है। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कमला बलान किस नदी के प्रमुख सहायक धाराएं हैं? तो कमला बलान जो है यह स्वयं एक नदी प्रणाली है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कमला और बलान दो अलग अलग नदियों हैं जो अक्सर एक साथ बहती है और एक दूसरे में मिलती है, इसीलिए इन्हें संयुक्त रूप से कमला बलान कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कांवर झील जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है का निर्माण किस नदी के विस्पर्श से हुआ है? तो यह हुआ है बूढ़ी गंडक से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील का निर्माण बूढ़ी गंडक नदी के अपने मार्ग को बदलने के कारण हुआ है जिससे एक चांप झील बन गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी का नाम है सोन नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोन नदी पठारी क्षेत्र से निकलती है और दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिलती है। बाकी सभी नदियां हिमालय से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंडक परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त सिंचाई और पनबिजली परियोजना है जिसमें नेपाल को भी लाभ मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि लखनदेई नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? लखनदेई की बात कही जा रही है, तो यह सहायक है बागमती नदी की। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लखनदेई नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में बागमती नदी में मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान किस नदी द्वारा विभाजित किया गया है? तो यह विभाजित किया गया है गंगा नदी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी मैदान जो हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा सिंचित है और दक्षिणी मैदान जो पठारी नदियों द्वारा सिंचित है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की किस नदी को निरंजना के नाम से भी जाना जाता है जिसके तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ है? तो उस नदी का नाम है फल्गु नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आधुनिक फल्गु नदी को ही प्राचीन काल में निरंजना कहा जाता था। बोधगया में इसी नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है मोकामा टाल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है गंगा नदी के किनारे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मोकामा टाल यानी बड़हिया टाल गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है और एक विशाल निम्न भूमि क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्वी भाग में बहती है? तो कौन सी नदी है? तो वह महानंदा नदी है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महानंदा नदी उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है और यह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा का निर्धारण करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में दियारा भूमि का निर्माण कैसे होता है? तो बिहार में दियारा भूमि का निर्माण होता है नदियों द्वारा मार्ग बदलने और बाढ़ से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दियारा भूमि नदी के बाढ़ के मैदानों में स्थित एक प्रकार की भूमि है जो हर साल बाढ़ से बनती है और बिगड़ती है। यह बहुत उपजाऊ होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ हाजीपुर की बात कही जा रही है, तो यह स्थित है गंडक नदी के किनारे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हाजीपुर शहर गंडक नदी के पूर्वी तट पर गंगा के साथ इसके संगम के पास स्थित है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा बिहार के नदियां से 50 क्वेश्चन पूरा होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, तो इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे। तो चलिए अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।